हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हमने अल्कोहल कंप्लीट किया था। अब हम इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट फिनोल के बारे में पढ़ेंगे। तो फिनोल आज का टॉपिक है अपने पास। फिनोल की डेफिनेशन देना चाहें तो क्या दे सकते हैं। देखो, फिनोल जो है वो भी एक अल्कोहल ग्रुप का हम मान सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल में OH समूह प्रमुख क्रियात्मक समूह होता है, लेकिन उसमें एक एल्किल समूह के साथ वो जुड़ा होता है अल्कोहल की बात करें तो। लेकिन फिनोल में एक प्रमुख क्रियात्मक समूह OH है और वो OH किसी बेंजीन वलय के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो इतना अंतर होता है अल्कोहल और फिनोल में। तो बेंजीन वलय क्या है, देखो बेंजीन वलय है, बेंजीन ये है अपने पास, और बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। और इसकी डेफिनेशन देना चाहे तो क्या दे सकते हैं, बेंजीन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोक्सी समूह द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक फिनोल कहलाता है। बेंजीन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोक्सी समूह द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक फिनोल कहलाता है। अच्छा, सबसे पहले किससे बनाया गया था फिनोल? ये बनाया गया था कोलतार से। कोलतार के प्रभाजी आसवन किया था, प्रभाजी आसवन, और उस प्रभाजी आसवन से प्राप्त होता था सोडियम फिनोक्साइड। और सोडियम फिनोक्साइड क्या है, तो देखो बेंजीन वलय, और बेंजीन वलय के ऊपर ONA, इसको बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड जो है ये, इससे फिनोल प्राप्त करने के लिए एक सबसे अच्छा मेथड है, वही हम सभी मेथड में यूज करेंगे, और वो है किसी सोडियम फिनोक्साइड का अम्लीय अपघटन। यानी एसिड मीडियम में इसको यदि अपघटित किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो प्राप्त होता है एक फिनोल और साथ में कोई लवण, जैसे NaCl है या Na2SO4 है, ऐसा कोई भी लवण। तो ये फिनोल के बारे में जनरल डिस्कशन था, जिसमें आपने डेफिनेशन देखी कि बेंजीन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक OH द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक फिनोल कहलाता है। और फिनोल जो है उसमें OH समूह जो है वो एक क्रियात्मक समूह की तरह बिहेव करता है। तो देखो यहाँ पे हम बात करें कि फिनोल का सबसे पहले पढ़े नामकरण। तो फिनोल का नामकरण कैसे कर सकते हैं, तो नामकरण की दो विधियां हैं, सामान्य पद्धति और IUPAC पद्धति। तो सामान्य और IUPAC पद्धति में फिनोल का नामकरण हम पढ़ रहे हैं। नामकरण नोमेनक्लेचर की बात करें तो ये है सामान्य पद्धति और ये है IUPAC। कोई भी एक कंपाउंड ले, जैसे फिनोल की बात करें तो फिनोल में जैसे हमने लिया ये फिनोल लिया, तो सामान्य नाम क्या है इसका, फिनोल, और IUPAC नाम भी क्या है, फिनोल। तो याद रखें, फिनोल जो है इसका IUPAC नाम फिनोल ही स्वीकार किया गया है, इतना याद रखें, इसका IUPAC नाम फिनोल ही लिया गया है। एग्जाम्पल की बात करें और आगे पढ़ें थोड़ा सा, तो यदि फिनोल के साथ में कोई CH3 समूह मिल जाए, यानी टालुइन के ऊपर OH या फिनोल के साथ ऑर्थो पोजीशन पे CH3 मिल जाए, तो क्या करें, तो दोनों एक दूसरे से क्या है, ऑर्थो पे हैं, ऑर्थो पोजीशन पे हैं। तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं, तो इसका नाम लिखेंगे ऑर्थोक्रिसोल। याद रखना अच्छे से, जब CH3 और OH बेंजीन वलय पर एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पे हो तो उसे बोलते हैं सामान्य पद्धति में ऑर्थोक्रिसोल। उसके अलावा यदि ये दोनों
मेटा पोजीशन पे हो तब क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे मेटाक्रिसोल। यदि पैरा पोजीशन पे हो एक दूसरे के CH3 यहाँ पे जुड़ा हुआ हो तो क्या बोले इसको, तो तब हम बोल सकते हैं पैराक्रिसोल। अब देखो IUPAC में इसका नाम क्या लिखें, तो IUPAC में इसका नाम लिखते हैं हम ऑर्थोमेथिल, या उसको बोलते हैं 2-मेथिल फिनोल। क्या बोलेंगे, 2-मेथिल फिनोल। तो देखो यहाँ पे 1 2 नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिख दें इसका IUPAC नाम 2-मेथिल फिनोल। बिल्कुल उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल के लिए लिख दें 3-मेथिल। यहाँ मेथिल को हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट नाम लिखते हैं, उसका जो मेन रिएक्टिंग ग्रुप है वो OH होता है, तो उसके लिए फिनोल को हम मेन समूह जो है अपना वो मानते हैं, इसलिए उसको अनुलग्न के रूप में लिखेंगे 3-मेथिल फिनोल। बिल्कुल इसी तरीके से यदि 4 पोजीशन पे है तो पैराक्रिसोल हो जाएगा, और IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 4-मेथिल फिनोल। ठीक है, तो ये नाम देखो एक बार, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इसके नामकरण के लिए पढ़ते हैं। देखो इसी तरीके से यदि बेंजीन पर 2 OH मिल जाएं, वो भी एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पे, तो सामान्य नाम उनका लिखेंगे कैटेकोल। ये इनका क्या हो गया, सामान्य नाम। लेकिन IUPAC लिखें तो IUPAC में क्या लिखना है, तो IUPAC में लिखना है बेंजीन वलय को प्रमुख वलय माने, उसके बाद OH समूह है वो उसके लिए अनुलग्न आता है, OH के लिए अनुलग्न होता है IUPAC में, वो होता है ओल। क्या होता है, ओल। एल्कोहल में भी ओल होता है। तो 1 और 2 पोजीशन पे हैं एक दूसरे से, तो 1 2 पोजीशन पे है क्या, ओल। कितने ओल समूह हैं, 2 हैं, तो 2 के लिए IUPAC नाम में लिखते हैं डाई। उसके अलावा क्या है, प्रमुख वलय बेंजीन वलय होगी, तो IUPAC नाम लिखते समय इसको लिखते हैं बेंजीन 1 2 डाई ओल। तो IUPAC नाम हो गया बेंजीन 1 2 डाई ओल। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल इसके लिए देखें, यदि OH समूह एक दूसरे से मेटा पोजीशन पे है तो क्या बोलेंगे, तो सामान्य नाम हो गया रिसोर्सिनोल। IUPAC नाम बताओ, तो IUPAC नाम कितने पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3, तो 1 3 डाईओल है, उससे पहले क्या लिखेंगे, बेंजीन। तो IUPAC नाम हो गया बेंजीन 1 3 डाईओल। इसी तरीके से पैरा पोजीशन पे हो तो क्या लिखें, यदि पैरा पोजीशन पे है OH तो 1 4 पोजीशन पे हो गया। सामान्य नाम क्या लिखें यहाँ पे, तो सामान्य नाम लिखेंगे क्विनोल। IUPAC क्या होगा, तो बेंजीन 1 4 डाईओल हो जाएगा, बेंजीन 1 4 डाईओल 1 4 डाईओल। इस तरीके से फिनोल का नामकरण करेंगे, और फिनोल के नामकरण के बाद में हम पढ़ते हैं फिनोल की बनाने की विधियां। तो देखो फिनोल कैसे बनाते हैं। फिनोल के नामकरण से क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, और शायद पूछा भी ना जाए, क्योंकि नोमेनक्लेचर 11th क्लास में टॉपिक अपना जो पूरा चैप्टर दिया हुआ है नोमेनक्लेचर पे, लेकिन 12th क्लास में अधिकतर क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। तो यहाँ पे देखो बनाने की विधियां बात करें,
अच्छा, बनाने की विधियों में फिनोल कम मात्रा में बनाना है या ज्यादा मात्रा में? कम मात्रा में बनाना है तो विधि है, कम मात्रा के लिए विधि है प्रयोगशाला विधि, और अधिक मात्रा में बनाना है तो विधि है औद्योगिक विधियां, इंडस्ट्रियल मेथड जो है। ये लेबोरेटरी मेथड हो गया, ये इंडस्ट्रियल मेथड हो गया। अब दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। देखो, लेबोरेटरी मेथड में भी 3-4 मेथड हैं, कितने तरीके से हम बना सकते हैं। औद्योगिक मेथड में भी अलग अलग हैं, तो उन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है अपने पास प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में कैसे बनाएं, तो देखो क्या पहला है प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले किससे बना सकते हैं, तो है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। पूरा नाम लिख दें, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पढ़ा हुआ है, याद आया कुछ? कौन से चैप्टर में पढ़ा था? हेलो एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ा था, और उसमें भी हेलो एरीन बनाने की विधियों में पढ़ा हुआ है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो डाइएजोनियम क्लोराइड क्या है? डाइएजो का मतलब है N2 समूह, क्लोराइड का मतलब है क्लोरीन, बेंजीन तो है ही। तो बेंजीन के ऊपर N2Cl यदि जुड़े तो उसे बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड तो हमें पता है कि ये है बेंजीन के ऊपर N2Cl, ठीक है। अभी प्राप्त किससे होता है, तो आपने यदि लास्ट क्लास में ध्यान दिया हो तो N2Cl बनाने के लिए हम काम में ले रहे थे क्या? बेंजीन के ऊपर NH2 यानी एनिलीन, इसको बोलते हैं एनिलीन, ठीक है। बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन हम करवा रहे थे HNO2 प्लस HCl से, जिससे हमें मिल रहा था बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और डाइएजोनियम क्लोराइड जो है, इसकी विशेषता है कि ये लगभग अपनी सभी रिएक्शंस में N2 गैस को फ्री करता है, N2 गैस को बाहर निकालता है। तब देखो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हम कैसे बना सकते हैं। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाएं। देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन यदि हम किसी बेस से करवाएं, क्षार से करवा दें जिसमें OH समूह उपस्थित है, ठीक है। तो OH समूह उपस्थित है तो उस समूह के द्वारा, OH समूह के द्वारा N2Cl का प्रतिस्थापन किया जाता है, जिससे N2 गैस बाहर निकलेगी। और इसके साथ में कोई भी प्लस वाला पार्ट जो जुड़ा हुआ है, जैसे NaOH लिया तो Na प्लस है, KOH लिया तो K प्लस है, तो ये दोनों जो है ये मिलकर के किससे साथ बाहर निकलेंगे? क्लोरीन के साथ में। तो इस प्रकार की रिएक्शन के लिए हमें एक क्षार लेना पड़ता है, और क्षार जब लेते हैं तो क्षार की रिएक्शन के द्वारा यहाँ से N2 गैस बाहर निकलेगी, और N2 गैस निकलने के बाद में एक हमें प्राप्त होता है, जैसे N2 गैस निकली बाहर तो हमें NaCl के रूप में या KCl के रूप में Cl को बाहर निकालना होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या करें, तो देखो उसके अलावा भी एक ऑप्शन है अपने पास कि हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दें, जल अपघटन करवा दें, क्योंकि जल अपघटन में भी H प्लस OH माइनस काम में आता है, बताया हुआ है। तो हाइड्रोलाइसिस करवाएं इसका, तो क्या मिलेगा, तो देखो H प्लस है, H प्लस और OH माइनस, तो OH समूह जो है वो N2Cl का प्रतिस्थापन करेगा, फिनोल बनेगा, यहाँ पे फिनोल बन गया। सेम बिल्कुल वही मेथड है, फिनोल मिल गया। उसके अलावा क्या है, तो उसके अलावा देखो HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा और N2 गैस के रूप में, तो HCl हो गया और N2 गैस के रूप में। तो ये मेथड था अपना फर्स्ट, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा। उसके अलावा क्या है, तो सेकंड मेथड है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। देखो यहाँ पे सेकंड है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है SO3H, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो गया। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की रिएक्शन हम यदि किसी क्षार से करवाएं NaOH से, और हाई टेम्परेचर पे करवाएं, तो हाई टेम्परेचर पर जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें यहाँ पर सोडियम के द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करना होता है, जिससे हमें
SO3Na बेंजीन वाले पर जुड़ा हुआ प्राप्त होता है। सेकंड स्टेप में हम इस रिएक्शन के लिए हम प्राप्त करते हैं SO3Na। तो यहाँ याद रखें, अब जो 2 या 3 मेथड हम पढ़ेंगे उनमें सब में हमको सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होगा, और सोडियम फिनॉक्साइड से हम क्या बना रहे हैं, फिनोल। तो देखो यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त करने के लिए क्या करें, तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हम लेते हैं NaOH, और NaOH की रिएक्शन करवाते हैं SO3Na बेंजीन के साथ में। तो यहाँ से Na2SO3 यहाँ से बाहर निकलता है और सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। तो क्या प्राप्त हुआ, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस Na2SO3 प्लस H2। तो इस तरीके से सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो गया। और सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम किससे करवाएं कि हमें फिनोल प्राप्त हो जाए। तो अभी बताया हुआ है कि सोडियम फिनॉक्साइड से फिनोल प्राप्त करने का सबसे अच्छा मेथड है इसका अम्लीय अपघटन करवा दो, अम्ल की उपस्थिति में अपघटन करवाओ। तो अम्ल की उपस्थिति में जैसे हमने HCl लिया तो H प्लस Cl माइनस Na प्लस O माइनस, तो NaCl के रूप में तो ये बाहर निकल जाएगा और H किस पर जुड़ेगा, ऑक्सीजन पे, क्या मिलेगा, तो फिनोल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सिंपल मेथड है बिल्कुल कि किसी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनोल प्राप्त करने के लिए हम मध्यवर्ती के रूप में एक तरीके से क्या बनाते हैं, फिनॉक्साइड। तो फिनॉक्साइड के द्वारा फिर हमें फिनोल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हेलोएरिन। हेलोएरिन के द्वारा हम कैसे प्राप्त करें, तो थर्ड मेथड है हेलोएरिन के द्वारा। हेलोएरिन है बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, और बेंजीन के ऊपर क्लोरीन। हेलोएरिन की रिएक्शन हम किससे करवाएं, तो इसकी रिएक्शन किससे करवाएं, क्षार से करवाएं। और जब ऐसा होता है कि हेलोएरिन की रिएक्शन किसी क्षार से करवाते हैं तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। ये रिएक्शन जो है इसमें क्लोरीन का प्रतिस्थापन हो रहा है। तो आपने पढ़ा होगा कि हेलोएरिन में एक द्विबंध का गुण पाया जाता है। इस कारण न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आसानी से नहीं होती। इसके लिए फिर क्या करें, तो इसके लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। लगभग इसमें देते हैं 623 केल्विन टेम्परेचर, और उच्च दाब देते हैं, वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब देते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होगा, हमें प्राप्त होगा सोडियम फिनॉक्साइड। और जब सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होगा तो सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन किससे करवाएं फिनोल बनाने के लिए, तो किससे करवानी है, अम्लीय अपघटन से। सेम है बिल्कुल, अम्लीय अपघटन HCl से, और HCl से करवाया तो NaCl मिल जाएगा, और प्रमुख उत्पाद क्या मिलेगा, फिनोल। तो ये रिएक्शन थी हेलोएरिन से किस प्रकार फिनोल बना सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें अधिक तापमान लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि हेलोएरिन में कार्बन क्लोरीन के बीच का बंध जो है उसमें कुछ आंशिक द्विबंध के गुण पाए जाते हैं। इस कारण न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आसानी से नहीं हो पाती हैं, और इस कारण हमें अधिक टेम्परेचर लेना पड़ता है, जिससे सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। उसके बाद हम अम्लीय अपघटन करवा करके फिनोल प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट मेथड है यहाँ सैलिसिलिक अम्ल से। तो सैलिसिलिक अम्ल से कैसे प्राप्त करें, तो देखो सैलिसिलिक अम्ल क्या है, तो सैलिसिलिक अम्ल देखो यहाँ सैलिसिलिक अम्ल में OH और COOH दोनों समूह पाए जाते हैं। ये है सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक, यदि यहाँ COOH की जगह CHO आ जाए तो उसे बोलेंगे सैलिसिलैल्डिहाइड, वो पहले बता चुके हैं आपको। फोर्थ मेथड है, तो इसमें भी हमें क्या बनाना है, बीच में सोडियम फिनॉक्साइड बनाना है। तो इसके लिए क्या करें, तो देखो यहाँ हम लेते हैं एक मोस्ट रिएजेंट है, उसे बोलते हैं सोडा लाइम। और सोडा लाइम क्या है, तो सोडा लाइम है NaOH प्लस CaO का सॉल्यूशन
और उसका अनुपात है 2:1, यानी 2 अणु तो लेंगे NaOH के और एक CO का। सोडा लाइम की रिएक्शन करवाते हैं सैलिसिलिक अम्ल से, और जब ऐसा होता है तो याद रखें सोडा लाइम की विशेषता क्या है। तो सोडा लाइम की विशेषता है कि ये CO2 गैस को बाहर निकालता है। याद रखें सोडा लाइम CO2 गैस को बाहर निकालता है। और यहाँ पर क्रियाशील कौन होता है? NaOH। तो यहाँ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडा लाइम की, तो देखो सोडा लाइम हो गया, सोडा लाइम, तो क्या मिलेगा? तो सोडा लाइम की जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है ONA, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस CO2 गैस क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। तो सोडा लाइम के साथ में अब आगे क्या रिएक्शन करवाएं? तो आगे देखो क्या होगा, यहाँ पे H2O कर लिखते हैं, H2O बाहर निकलता है। तो सोडा लाइम का क्या करवाएं? अम्लीय अपघटन HCl की उपस्थिति में, तो क्या मिल जाएगा? फिनोल प्लस NaCl। ये अपनी रिएक्शन हो गई, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, लेकिन सोडा लाइम की रिएक्शन है इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। सोडा लाइम के साथ में किस प्रकार से हम फिनोल बना सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे बनाएं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, अच्छा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में MgX होता है, उसके साथ में कार्बन की श्रृंखला होती है, R भी हो सकती है, और R के अलावा बेंजीन वलय भी हो सकती है। ठीक है, याद रखें। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि MgX के साथ में कार्बन श्रृंखला मिलेगी, और जो मिलेगी उसको जब तोड़ेंगे बॉन्ड तो वो हमेशा माइनस के रूप में बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर हम बात करें बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर RMgX, तो बेंजीन के साथ में RMgX जुड़ा हुआ है, MgX जुड़ा हुआ है, तो ये R की जगह हो गया बेंजीन वलय, और फिर MgX जुड़ा हुआ है। जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस चार्ज और Mg पर प्लस, तो MgX रिएक्शन है, इसके साथ में यदि हम ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाएं और वो भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो जब ऐसा होगा तो क्या मिलेगा हमें? तो जब इस प्रकार की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ हम RMgX के 2 अणु लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या मिलेगा? तो ये बॉन्ड तोड़ करके, और जब H की बात आ जाए तो H हमेशा, या फोटोन जो है, फोटोन हमेशा बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज करता है, यानी हिंदी में बोलते हैं समांश विखंडन करता है। और समांश विखंडन में क्या मिलेगा? तो मैंने बताया हुआ है किसी कार्बनिक यौगिक पर या तो लाइट डाल दो या फिर हीट डाल दो बिना किसी रिएजेंट के, तो क्या मिलेगा आपको? रेडिकल मिलेगा। याद रखें रेडिकल मिलेगा तो क्या होगा? यहाँ पे देखो कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड टूट करके ऑक्सीजन बीच में जुड़ेगा। बस इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पर ये होता है कि ऑक्सीजन दोनों के बीच में जुड़ता है, तो क्या मिलेगा अपने को? तो मिलता है OMgX। क्या मिल गया? OMgX। अब इस प्रकार के 2 अणु मिल गए, ठीक है। अब क्या करें? तो अब आगे क्या करना है? तो आगे आपको लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग याद करें कि यहाँ कोई लिविंग ग्रुप है नहीं है निकालने के लिए। अब क्या करना है? लिविंग ग्रुप नहीं है, RMgX में OMgX कॉम्प्लेक्स बन गया, तो कुछ याद आया लास्ट क्लास से कि हमने OMgX था, यहाँ कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं है, तो क्या करें? क्या करवाया था? जल अपघटन करवाया था, याद आया कुछ? तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करवाना है? हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन। और जब जल अपघटन करवाते हैं तो यहाँ से H जुड़ता है, यहाँ पे OH जुड़ेगा, तो क्या मिलेगा? 2 अणु फिनोल के प्लस MgXOH, तो यहाँ क्या प्राप्त हो गया अपने को? फिनोल। ये मेथड था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखें, देख लो इसको अच्छे से। नेक्स्ट रिएक्शन है, ये यहाँ पर अपनी प्रयोगशाला विधियां संपन्न हो गई। अब पढ़ेंगे हम
कोई औद्योगिक विधियां कौन कौन सी हैं? तो देखो औद्योगिक विधि की बात करें तो औद्योगिक विधियों में सबसे पहली विधि है क्यूमीन से। अच्छा, पहले क्यूमीन देख लेते हैं, क्यूमीन क्या होता है। तो क्यूमीन क्या है? तो देखो क्यूमीन का दूसरा नाम है आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन। अच्छा, आइसो समूह किसे कहते हैं? आइसो समूह कहते हैं CH3CH ये हो गया आइसो समूह। प्रोपिल का मतलब है 3 कार्बन, तो 3 कार्बन दिए हुए हैं 1 2 3 आइसोप्रोपिल समूह, और कार्बन नहीं जोड़ने। साथ में कौन है? बेंजीन यानी C6H5, तो आइसोप्रोपिल बेंजीन। और कैसे लिख सकते हैं इसको? लिख सकते हैं बेंजीन वलय, और बेंजीन वलय के ऊपर CH3CH3, ये हो गया आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन। अब आगे देखो, क्यूमीन की रिएक्शन जब हम किसी वायु की उपस्थिति में क्यूमीन की रिएक्शन करवाएं तो हमें प्राप्त होता है एक हाइड्रोपेरोक्साइड या पेरोक्साइड जो है वो हमें प्राप्त होता है। तो क्यूमीन की अभिक्रिया से हमें पेरोक्साइड प्राप्त होगा। तो यहाँ देखो, जब हम क्यूमीन की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें यहाँ से पेरोक्साइड प्राप्त होगा वायु की उपस्थिति में, हाई टेम्परेचर की बात करें तो देखो यहाँ क्यूमीन की रिएक्शन करवाते हैं। जब हम क्यूमीन की रिएक्शन ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाएं तो हमें हाई टेम्परेचर लिया है, तो यहाँ पर प्राप्त होता है एक पेरोक्साइड CH3, बीच में कौन जुड़ेगा? O2 जुड़ जाएगा। ठीक है, O2 कहाँ ऐड होगा? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, और पेरोक्साइड प्राप्त होगा। अब पेरोक्साइड जो प्राप्त हुआ है, इस पेरोक्साइड का अम्लीय अपघटन करवाते हैं, अम्लीय अपघटन करवाते हैं H+ की उपस्थिति में, है ना। तो क्या प्राप्त होगा? तो देखो यहाँ पे लोन पेयर है, तो यहाँ कुछ विशेष रीअरेंजमेंट होता है जिसको आप इंपॉर्टेंट माने और अच्छे से पढ़ें। तो रीअरेंजमेंट जब होता है तो यहाँ पर हमें ये बॉन्ड टूट कर क्या मिलेगा? कार्बोनिल कंपाउंड, और यहाँ से जो लोन पेयर हैं OH के, वो रिएक्शन करते हैं कार्बन के ऊपर में, यानी यहाँ जो कार्बन ऑक्सीजन है दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, और OH समूह कहाँ पर जुड़ेगा? कार्बन के ऊपर। तो ऐसा सब, इसके लिए एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म की बात करें तो हो सकती है, लेकिन हम सीधा इसको पढ़ेंगे कि अम्लीय अपघटन जब करवाते हैं तो ये वाला पार्ट जो है उसको अलग करें कार्बोनिल के रूप में, और OH समूह कहाँ जोड़ दें? बेंजीन से। केवल आपको इतना याद रखना है। तो क्या करें? देखो, बेंजीन वलय के ऊपर OH जोड़ दें, प्लस कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में CH3COCH3 यहाँ से प्राप्त होता है, जिसे बोलते हैं एसीटोन। तो एक फिनोल और एसीटोन का अणु हमें प्राप्त हो गया। ये कंप्लीट जो मेथड था किससे? क्यूमीन से हम पढ़ रहे थे। ये फर्स्ट मेथड था किसका? औद्योगिक विधियों से हम फिनोल कैसे बनाएं। तो पहली विधि थी क्यूमीन से। अब क्यूमीन के बाद में हम बात करें कि कोल तार से कैसे बनाएं, तो दूसरा मेथड है कोल तार से। तो कोल तार में सबसे पहले मैंने कोल तार ही बताया था जब फिनोल का इंट्रोडक्शन कर रहे थे उस टाइम पे। तो फिनोल से कोल तार से कैसे प्राप्त करते हैं? तो सबसे पहले उसका प्रभाजी आसवन करते हैं, फिर फिनोक्साइड आयन मिलता है जिसका अम्लीय अम्लीय अपघटन करवाने से हमें फिनोल प्राप्त होता है। अब तीसरा मेथड होता है बेंजीन के ऑक्सीकरण के द्वारा। अब बेंजीन के ऑक्सीकरण के द्वारा कैसे प्राप्त करें? तो देखो, बेंजीन के ऑक्सीकरण के द्वारा बेंजीन के ऑक्सीकरण के द्वारा। तो बेंजीन का ऑक्सीकरण कैसे करें? ये बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में,
और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में बेंजीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर हम लेते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज ए रिएजेंट। याद रखें, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एज ए रिएजेंट लेते हैं और हाई टेम्परेचर, और जब ऐसा होगा तो यहां से हमें OH, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OH समूह द्वारा होगा तो क्या मिलेगा, फिनोल प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये विधि थी बेंजीन के ऑक्सीकरण के द्वारा। नेक्स्ट मेथड है रोस्टिंग प्रक्रम, और रोस्टिंग प्रक्रम में हम क्या करें, तो देखो रोस्टिंग प्रक्रम की बात करें तो रोस्टिंग और डाउ प्रक्रम दो मेथड हैं। तो वो हमने हेलो एल्केन में, हेलो एरीन में अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो रोस्टिंग प्रक्रम पढ़ा हुआ है, कुछ याद आया? रोस्टिंग प्रक्रम थोड़ा सा हिंट देते हैं, इसमें वाष्प काम में लेते हैं, HCl की वाष्प, बेंजीन की वाष्प। आया कुछ याद? 573 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं। उसके अलावा क्या लिया था, CuCl2 लिया था। तो ये सब लेते हैं, तब हमें कौन प्राप्त होगा, फिनोल। तो देखो यहाँ पे जब हम किसी बेंजीन की अभिक्रिया हम HCl वाष्प के साथ में करवाएं CuCl2 की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त होता है क्लोरोबेंजीन। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन या हेलोएरीन की रिएक्शन हम आगे किससे करवाएं कि हमें फिनोल प्राप्त हो। तो फिनोल प्राप्त करने के लिए हम देखो क्या करते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, इसमें रोस्टिंग प्रक्रम सबका पढ़ा हुआ है कि बेंजीन प्लस HCl CuCl2, ठीक है, इन दोनों की वाष्प ली थी, क्या मिला था, हेलोएरीन के रूप में क्लोरोबेंजीन। ये लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अब आगे क्या करना है, तो आगे देखो यहाँ पे, यहाँ हम यूज करते हैं सिलिका को, SiO2। याद रखें अच्छे से, सिलिका, और सिलिका का टेम्परेचर लगभग 723 केल्विन, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पर काम में लेते हैं। और साथ में क्या लेंगे, H2O। तो क्या प्राप्त होता है हमें, तो हमें प्राप्त होता है यहाँ पर फिनोल प्राप्त होता है। तो फिनोल के साथ उसके अलावा क्या है, तो HCl। तो ये मेन मेथड हो गया रोस्टिंग प्रक्रम के द्वारा। तो रोस्टिंग प्रक्रम इंपॉर्टेंट है, क्या क्या यूज किया है फर्स्ट स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और सेकंड स्टेप में हमें फिनोल प्राप्त होता है। उसके अलावा लास्ट इसमें जो मेथड है वो अपना बचता है डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम भी हमने पढ़ा हुआ है, तो कहाँ पढ़ा है, तो देखो अच्छे से याद आएगा अभी। डाउ प्रक्रम तो डाउ प्रक्रम क्या है, तो देखो डाउ प्रक्रम है क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम करवाएं किससे, क्षार के साथ में। और तो क्षार के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो डायरेक्ट मेथड है ये किसके, NOH माइनस, यहाँ से क्लोरीन निकलता है Cl माइनस। तो ये भी नाभिक स्नेही है और ये भी क्या है, नाभिक स्नेही। तो रिएक्शन कौन से मेथड से होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद आया कुछ ऐसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्षार से करवाएं तो हमें फिनोल प्राप्त होता है। लेकिन यह अभिक्रिया किस कारण से, तो यहाँ देखो कार्बन और क्लोरीन, ये वाला कार्बन और ये क्लोरीन, दोनों के बीच में यदि इसकी संकर्ण अनुनादी संरचनाएं लिखते हैं तो यहाँ हमें कार्बन और क्लोरीन के बीच में आंशिक द्विबंध मिलता है। और एकल बंध को तोड़ना नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए आसान होता है, लेकिन द्विबंध को तोड़ना मुश्किल होता है। अब क्या करें, तो इसके लिए हम टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर वो हाई लेते हैं, 500 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर यूज करते हैं यहाँ पर। तो 500 केल्विन से ऊपर जब टेम्परेचर यहाँ यूज करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो क्या मिलेगा अपने को, फिनोल।
ये याद रखें, फिनोल प्राप्त करने के लिए हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन डायरेक्ट NaOH से करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें टेम्परेचर हाई लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ डाउ प्रक्रम में आपको याद आया होगा कुछ कि जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन Na2SO3 लिया था, Na2CO3 जो था, इस प्रकार से कोई सॉल्यूशन छार लिया था, Na2SO4 लिया था ना, इससे जब रिएक्शन करवा रहे थे तो हमें यहाँ क्लोरोबेंजीन से फिनोल प्राप्त नहीं हो रहा था। अपने नोट्स में देखना अच्छे से, लास्ट क्लास को देखना, उसमें पढ़ाया हुआ है कि क्लोरोबेंजीन के लिए हम यदि वीक बेस लें और नॉर्मल टेम्परेचर पे काम करें तो कभी भी फिनोल प्राप्त नहीं होगा। तब उसके लिए हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पर NO2 समूह जोड़ रहे थे, और NO2 समूह जोड़ते जोड़ते एक पोजीशन ऐसी आती है कि हमें बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर भी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो वो सब क्या था, -I इफेक्ट के कारण था। ठीक है, तो उसको आप देखना अच्छे से। डाउ प्रक्रम था, कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ते हैं फिनोल के भौतिक गुण क्या है। तो फिनोल के भौतिक गुण में केवल इतना ही पढ़ना होता है कि फिनोल क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, हल्की गंध वाला होता है और पारदर्शी होता है, यानी इसको देख सकते हैं, इसका कोई रंग नहीं होता। उसके अलावा बात करें तो ये वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के बेंजोक्विनोन बनाता है, और बेंजोक्विनोन जो है वो एक टॉक्सिक नेचर का होता है जो त्वचा के साथ संपर्क में आने पर फफोले उत्पन्न करता है। तो ये सब क्या है, इसके भौतिक गुण हैं, वो आपको नोट्स में लिखे हुए मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिनोल की स्ट्रक्चर और उसके जो केमिकल रिएक्शन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब कुछ बच्चे जो थे वो कमेंट कर रहे थे कि सर स्कूल कब खुलेंगी। तो बेटा जब भी स्कूल खुलेंगी आपको जरूर बुला लिया जाएगा, आप बेवजह परेशान ना हो, बार बार कमेंट ना करें, तो आपके पास पहले सूचना भेज दी जाएगी। ठीक है, तब तक आप अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन जारी रखें, अच्छे से पढ़ें।